नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स में नया बदलाव किया गया है। यदि बायर गुड्स को परचेज करेगा तो उसे सेलर का टैक्स काटना होगा, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले नए सेक्शन की प्रोविज़न को रेफ़र कर लेते हैं। ये सेक्शन है 194Q, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया गया है 1 जुलाई 2021 से, जो कि यह कहता है कि यदि कोई बायर 50 लाख रुपये से ज़्यादा के गुड्स को ख़रीदेगा उस सेलर से जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तो उस केस में जब बायर पेमेंट करेगा तो पेमेंट के टाइम में या फिर यदि बुक्स में उसका अकाउंट क्रेडिट करेगा, यानी कि सेलर का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, बायर को टीडीएस काटना है 0.1% से 50 लाख रुपये से ऊपर के अमाउंट के ऊपर। लेकिन हर बायर को हर सेलर का टीडीएस नहीं काटना है। बायर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, जिस साल गुड्स परचेज की जा रही हैं उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि बायर की टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उस बायर के लिए ही ये टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों को स्पेसिफाई कर सकती है जिन्हें कि ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी। इन्हें नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा, जो कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए बायर है जिनकी के टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है और वो गुड परचेज करते हैं मिस्टर बी से, यानी कि सेलर से। 1 जुलाई 2021 से पहले केस 1 में 70 लाख की गुड्स परचेज की गई हैं और 1 जुलाई 2021 और उसके बाद 20 लाख की गुड्स परचेज की गई हैं। तो इस केस में क्योंकि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की गुड्स ऑलरेडी परचेज कर ली गई थी 1 जुलाई 2021 से पहले, इसलिए अब जो भी गुड्स परचेज की जाएंगी उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, यानी कि 20 लाख के ऊपर @ 0.1%, यानी कि 2000 रुपीज़ है। अब सेकंड केस देखते हैं। मान लीजिए गुड्स 1 जुलाई 2021 से पहले 30 लाख की परचेज की गई थी, 1 जुलाई 2021 और उसके बाद 40 लाख की परचेज की जाती हैं। तो टोटल जो गुड्स अभी तक परचेज की गई है इस सेलर से वो है 70 लाख रुपीज़ की, और यदि 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की गुड्स परचेज की जाएंगी तो ही टीडीएस कटेगा। तो इस प्रकार 20 लाख रुपीज़ के ऊपर ही सेकंड केस में भी टीडीएस कटेगा, यानी कि 0.1%, यानी कि 2000 रुपीज़ है। अब हम थर्ड केस लेते हैं। मान लीजिए 1 जुलाई 2021 से पहले ही 80 लाख की गुड्स परचेज कर ली गई हैं और सेलर का अकाउंट क्रेडिट भी कर दिया गया है बुक्स में, और उसके बाद कोई परचेज नहीं की गई है, तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि इस केस में टीडीएस तभी कटेगा यदि गुड्स परचेज की जा रही हैं 1 जुलाई 2021 के बाद। अब हम फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 1 जुलाई 2021 से पहले तो कोई परचेज नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद 80 लाख रुपीज़ की परचेज की गई है, तो इस केस में टीडीएस 30 लाख रुपीज़ के ऊपर कटेगा, यानी कि जो 50 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है 0.1%, यानी कि 3000 रुपीज़। यदि बायर के द्वारा लेजर अकाउंट मेंटेन किया गया है लेकिन सेलर का अकाउंट क्रेडिट नहीं किया गया बल्कि सस्पेंस अकाउंट में एंट्री डाल दी गई है, क्या फिर भी टीडीएस कटेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं किसी भी और अकाउंट में, जैसे कि सस्पेंस अकाउंट या किसी और नाम से, तब भी आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज की हैं सेलर से। कौन से ऐसे केस हैं जहां पे कि इनकम टैक्स के सेक्शन 194Q के अंतर्गत गुड्स की परचेज पे टीडीएस नहीं कटेगा? यदि इनकम टैक्स के किसी और सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस कटना है तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मान लीजिए आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं जिसमें कि गुड्स भी परचेज करते हैं और सर्विसेज भी लेते हैं, तो यदि आप सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस काट देंगे तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा केस है, यदि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया जाता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन 10 लाख रुपए से ज़्यादा की मोटर व्हीकल खरीदता है, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना होता है, इसलिए बायर को
इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि सेक्शन 194 क्यू भी एप्लीकेबल है और सेक्शन 206C1H भी एप्लीकेबल है तो उस केस में पहले आपको टीडीएस सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत ही काटना है और 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं सेक्शन 194 क्यू और 206C1H के अंतर्गत क्या डिफरेंस है। 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है जबकि 206C1H के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। 194 क्यू गुड्स के बायर को एप्लीकेबल है और 206C गुड्स के सेलर को एप्लीकेबल है। 194 क्यू तभी एप्लीकेबल है यदि बायर की टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है। 206C1H सेलर को तभी एप्लीकेबल है यदि सेलर की टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है। 194 क्यू 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है जबकि 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। 194 क्यू तभी एप्लीकेबल है यदि बायर गुड्स परचेज करता है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की और 206C1H एप्लीकेबल है यदि सेलर कंसिडरेशन रिसीव करता है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की। और टीडीएस के रेट 194 क्यू में 0.1% है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज पे और सेलर के केस में यदि वो कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज़्यादा का रिसीव करता है तो 0.1% टीसीएस कलेक्ट करता है। और यदि पैन अवेलेबल नहीं है सेलर का तो बायर को 194 क्यू के अंतर्गत 5% टीडीएस काटना होता है जबकि 206C में यदि बायर के पास पैन नहीं है तो सेलर को 1% अमाउंट ही टीसीएस का कलेक्ट करना है यदि अमाउंट 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। 194 क्यू के अंतर्गत बायर को टीडीएस काटना है जैसे ही सेलर को पेमेंट की जाएगी या फिर उसका अकाउंट बुक्स में क्रेडिट किया जाएगा, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी। इस प्रकार यदि एडवांस पेमेंट भी कर दी जाती है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। जबकि 206C1H में सेलर को तभी टीसीएस कलेक्ट करना है जब वो सेल कंसिडरेशन को रिसीव करेगा इंक्लूडिंग एडवांस रिसीट। यदि टीडीएस 194 क्यू के अंतर्गत काटा जाएगा तो अप्रैल से फरवरी के लिए महीना ख़त्म होने के बाद 7 डे तक ये डिपॉजिट करना है और मार्च मंथ के लिए 30 अप्रैल तक। जबकि टीसीएस यदि कलेक्ट किया जाता है तो महीना ख़त्म होने के बाद 7 डे तक ये पे करना होता है। और 194 क्यू के अंतर्गत यदि टीडीएस काटा गया है तो टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26 क्यू में जाती है जबकि सेलर ने यदि टीसीएस कलेक्ट किया है 206C1H के अंतर्गत तो टीसीएस रिटर्न 27EQ में जाती है। यदि 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस कटा है तो बायर सेलर को फ़ोन नंबर 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है जबकि 206C1H के अंतर्गत यदि सेलर ने टीसीएस कलेक्ट किया है तो बायर को वह सर्टिफिकेट इशू करेगा फ़ोन नंबर 27D में। चलिए हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्या बायर को टीडीएस काटना है सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत या फिर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है सेक्शन 206C1H के अंतर्गत। तो इस केस में सबसे पहले आपके पास बायर और सेलर की टर्नओवर होनी चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021 में, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि 21-22 में किसे टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्योंकि बायर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम है और सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम है, पहले दो केसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस केस में ना तो टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी और ना ही टीसीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी, भले ही यहाँ पे अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की गुड सेल की जा रही हैं या फिर परचेज की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में आपको ये देखना है कि 1 जुलाई 2021 तक सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए सेक्शन 206C एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन है वो 50 लाख रुपीज़ से लेस है, इसलिए टीसीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी 206C1H के अंतर्गत है। और फोर्थ केस में जो परचेज है वो 1 जुलाई 2021 के बाद की जा रही है, तो उस केस में बायर की टर्नओवर तो 10 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन जो परचेज किया जा रहा है वो 50 लाख रुपीज़ से लेस है, इसलिए यहाँ भी टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी सेक्शन 194 क्यू की।
सेकेंड सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे कि बायर की टर्नओवर तो 10 करोड़ रुपीज़ से कम है, लेकिन सेलर की टर्नओवर यानी कि सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में 1 जुलाई 2021 तक 30 लाख रुपीज़ का सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जा चुका है और 1 जुलाई 2021 के बाद 70 लाख का। इस प्रकार इस केस में 50 लाख के ऊपर 0.1% TCS कलेक्ट करना होगा सेलर को। सेकेंड केस में जो टोटल सेल कंसिडरेशन है वो 1 करोड़ रुपीज़ का है और 50 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग का जो सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जाएगा उस केस में सेलर को TCS कलेक्ट करना होगा, यानी कि 50 लाख के ऊपर TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही होगी। अब हम अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो उस केस में पहले बायर के लिए TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी, यानी कि सेक्शन 194 क्यू की, यानी कि यदि 50 लाख रुपये से ज़्यादा की गुड्स परचेज़ की जाएंगी 1 जुलाई 2021 से, तो उस केस में TDS बायर को काटना है जब वो सेलर को पेमेंट करेगा या फिर अमाउंट क्रेडिट करेगा जो भी डेट पहले होगी। यहाँ पे 70 लाख रुपीज़ की परचेज़ की जा रही हैं, लेकिन इस केस में जो टोटल परचेज़ हो गई है वो 1 करोड़ रुपीज़ की हो चुकी हैं, इसलिए 50 लाख रुपये से ज़्यादा की वैल्यू पे TDS डिडक्ट किया जाएगा बायर के द्वारा। सेकंड केस में यहाँ पे बायर के द्वारा TDS डिडक्ट किया जाएगा जो टोटल परचेजेज हैं 1 जुलाई 2021 के बाद वो तो 30 लाख ही हैं, लेकिन यदि आप एग्रीगेट अमाउंट कर लेते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में तो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और उस केस में 1 जुलाई 2021 के बाद जो परचेज़ की जा रही हैं उस पर TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी, यानी कि 30 लाख रुपीज़ के ऊपर। इसी प्रकार जो तीसरा केस है उस केस में भी TDS बायर को ही डिडक्ट करना है। इस केस में जो एग्रीगेट अमाउंट है परचेज़ की वो 1 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है और 1 जुलाई 2021 के बाद 70 लाख रुपीज़। तो इस केस में 50 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग के अमाउंट पर TDS डिडक्ट किया जाएगा बायर के द्वारा। अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि बायर की टर्नओवर भी यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा है, सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो 1 जुलाई 2021 तक को तो क्योंकि सेलर TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल था, इसलिए सेक्शन 206(1)(h) के अंतर्गत 50 लाख रुपये से ज़्यादा का जो सेल कंसिडरेशन रिसीव किया गया है उस पर सेलर को TCS कलेक्ट करना है। लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद बायर को यहाँ पे TDS डिडक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो टोटल परचेज वैल्यू है गुड्स की वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है, इसलिए पूरे 30 लाख के ऊपर TDS डिडक्ट किया जाएगा बायर के द्वारा। जो सेकंड केस है उस केस में भी 1 जुलाई 2021 तक तो सेलर लायबल है TCS कलेक्ट करने के लिए, यानी कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट जो कलेक्ट किया गया है यानी कि 20 लाख रुपीज़ उसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 के बाद पूरे 70 लाख रुपीज़ के ऊपर TDS बायर के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो रही है। जो परचेज वैल्यू है गुड्स की एग्रीगेट अमाउंट यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए पूरे 70 लाख के ऊपर TDS बायर के द्वारा सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत डिडक्ट किया जाएगा। अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यदि बायर की टर्नओवर भी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो 1 जुलाई 2021 तक तो सेलर को TCS कलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्योंकि 50 लाख रुपये से कम है इसलिए सेलर ने TCS कलेक्ट नहीं किया। लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद 194 क्यू के अंतर्गत बायर को TDS यहाँ पे डिडक्ट करना है, तो टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख रुपीज़ हो गई है, इसलिए 50 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग वैल्यू यानी कि 10 लाख रुपीज़ के ऊपर TDS डिडक्ट किया जाएगा बायर के द्वारा। यहाँ पे जो सेकंड केस है उस केस में 1 जुलाई 2021 तक तो सेलर को TCS कलेक्ट करना था 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के सेल कंसिडरेशन पे यानी कि 20 लाख रुपीज़ के ऊपर, और उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस पीरियड में कोई यहाँ पे परचेज नहीं हुई है यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद। और थर्ड केस में 1 जुलाई 2021 तक क्योंकि कोई जो सेल नहीं की है सेलर ने इसलिए TCS नहीं बनेगा, लेकिन
यहाँ पे बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा क्योंकि 1 जुलाई 2021 के बाद 70 लाख रुपीज़ की परचेज़ की जा रही है, यानी कि 50 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग वैल्यू पर टीडीएस बायर को डिडक्ट करना है सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि बायर और सेलर दोनों की ही टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में बायर ने यदि टीडीएस नहीं काटा है तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए बायर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है और 1 जुलाई 2021 के बाद 50 लाख रुपये से ज़्यादा की परचेज की जा रही है। तो यहाँ पे बायर को टीडीएस काटना था 20 लाख रुपीज़ के ऊपर, लेकिन बायर ने टीडीएस नहीं काटा है तो उस केस में सेलर को यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा जब वो सेल कंसिडरेशन रिसीव करेगा सेक्शन 261H के अंतर्गत, यानी कि 20 लाख रुपीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो रहा है। सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस के रेट क्या होंगे? यदि सेलर का पैन अवेलेबल है तो उस केस में 0.1% टीडीएस काटना है बायर को, यदि अमाउंट परचेज का 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। यदि सेलर का पैन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 5% टीडीएस काटना है बायर को, यदि गुड्स जो परचेज की गई हैं उनकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। इनकम टैक्स में 1 जुलाई 2021 से 2 नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं जो कि यह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स में, यानी कि इमीडिएटली प्रीवियस 2 ईयर्स में 50,000 रुपया या उससे ज़्यादा का टीडीएस और टीसीएस है, लेकिन व्यक्ति अपने इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है, तो उस केस में जब टैक्स पेयर के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा तो हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि जो रेट इनकम टैक्स में दिए गए हैं उसका डबल रेट, या फिर जो रेट इन्फोर्स है उसका डबल या 5% अमाउंट। और यदि ऐसे व्यक्ति से टीसीएस कलेक्ट करना है तो वो भी हायर रेट से किया जाएगा, यानी कि जो एक्ट में रेट दिए गए हैं उसका डबल या एट द रेट ऑफ 5%। चलिए हम इन प्रोविज़न को फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि क्या बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। यदि हाँ तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या सेलर से जो परचेज़ की जा रही है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2021 के बाद। यदि नहीं तो 194 क्यू का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि परचेजेज 50 लाख रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में देखा जाएगा कि सेलर का टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा है प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। यदि ये एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में टीडीएस 194 क्यू के अंतर्गत 0.1% से काटा जाएगा, और यदि सेलर का पैन नहीं है तो 5% से। और यदि टीडीएस और टीसीएस सेलर का 50,000 रुपया या उससे ज़्यादा है उस केस में देखा जाएगा कि क्या सेलर ने आईटीआर फाइल कर दी है लास्ट ईयर की ड्यू डेट से पहले, और क्या सेलर के पास पैन है। यदि हाँ तो टीडीएस 0.1% से कटेगा सेक्शन 194 क्यू में। यदि नहीं तो टीडीएस हायर रेट से कटेगा, यानी कि जो रेट एक्ट में दिया गया उसका डबल, या फिर जो रेट इन्फोर्स है उसका डबल या 5%, इन तीनों में से जो भी हायर होगा। और यदि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से एक्सीड नहीं कर रही है तो उस केस में फिर सेलर के लिए टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी देखनी होगी, यानी कि क्या सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, क्या सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपये से ज़्यादा है, और क्या बायर ने टीडीएस नहीं काटा है। यदि ये नहीं एप्लीकेबल है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या बायर का जो टीडीएस और टीसीएस है 50,000 रुपये उससे ज़्यादा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। यदि नहीं तो उस केस में टीसीएस 0.1% से ही कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा बायर से, और यदि बायर के पास पैन नहीं है तो 5% से। लेकिन यदि टीडीएस और टीसीएस बायर का 50,000 रुपया या उससे ज़्यादा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में तो देखा जाएगा कि क्या बायर ने आईटीआर लास्ट 2 ईयर्स की ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी है, और क्या बायर के पास पैन है। यदि हाँ तो टीसीएस 0.1% से कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा बायर से, और यदि नहीं तो उस केस में टीसीएस हायर रेट से कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो रेट इन फोर्स है उसका डबल या 5%।
तो फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा इशू ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि बायर या फिर सेलर का टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है लास्ट प्रीवियस ईयर्स में। इसके लिए आप बायर या फिर सेलर से डिक्लेरेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ITR फाइल करने की ड्यू डेट है इस केस में बायर या सेलर के लिए 30 नवंबर 2021 होगी, क्योंकि उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तो ही सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। इसलिए इस केस में फाइनेंशियल ईयर 18, 19 और 19-20 की आपको ITR के स्टेटस लेने हैं। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ड्यू डेट एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 2021 के ITR के स्टेटस लेने होंगे। इसलिए सेलर को बायर से ये मांगना होगा कि लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, ITR जो फाइल की है उनके क्लोजमेंट नंबर क्या है। ये डिक्लेरेशन लेनी होगी कि TDS और TCS कितना कटा है फाइनेंशियल 18, 19 और 19-20 में। और ये भी डिक्लेरेशन लेनी होगी कि क्या अब बायर गुड्स के ऊपर TDS काटेगा। इसी प्रकार की डिटेल बायर के द्वारा कलेक्ट की जाएंगी सेलर से, जैसे कि लास्ट ईयर की टर्नओवर, ITR डिटेल, TDS TCS डिटेल, पैन को अपडेट किया जाएगा। और 30 जून तक ये चेक किया जाएगा कि अभी तक टोटल कितनी परचेजेस कर ली हैं उसने सेलर से, ताकि वो 194Q की एप्लीकेबिलिटी को देख सके। यदि कैपिटल गुड्स परचेज की जाती हैं तो क्या सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS काटा जाएगा यदि वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो गुड्स की डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन यदि आप GST एक्ट देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि गुड्स का मतलब है किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सर्विस नहीं है। इस प्रकार यदि कैपिटल गुड्स परचेज किए जाते हैं जिससे कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिखाएंगे, यदि उनकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS काटना होगा बायर को। यदि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, यदि गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा है, क्या उस केस में भी सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा? जी नहीं फ्रेंड्स, इस केस में सेलर यदि इंडिया का रेजिडेंट है तो ही TDS को काटने की लायबिलिटी बनेगी बायर की। इस प्रकार यदि गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं तो उस केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि बायर को सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS काटना था लेकिन वो नहीं काटता है, उस केस में क्या होगा? यदि बायर TDS नहीं काटता है तो उस केस में उसने जो परचेजेस की हैं उसका 30% अमाउंट डिसअलाउ कर दिया जाएगा जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, और एप्लीकेबल रेट से उसे इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा क्योंकि व्यक्ति ने यहाँ पे TDS नहीं काटा है या फिर काटने के बाद जमा नहीं कराया है तो उसे असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है। इस केस में व्यक्ति यदि TDS नहीं काटता है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। और यदि व्यक्ति के द्वारा TDS काट तो लिया गया है लेकिन जमा नहीं किया गया है गवर्नमेंट को, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट पे करना होता है 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। क्या सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS काटना होगा यदि सिक्योरिटीज़ परचेज की जाती हैं? CBDT ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कि बताया गया था कि सेक्शन 206C1H की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी यदि सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन की जाती हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड की जाती हैं। इसी को बेस बना के आप ये कह सकते हैं कि CBDT इसी प्रकार की एग्जम्पशन दे सकती है, यानी कि सेक्शन 194Q की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी इस केस में। यदि गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं यानी कि सेल की जाती हैं, उस केस में सेक्शन 194Q किस प्रकार एप्लीकेबल होगा? फ्रेंड्स TDS तभी कटेगा यदि सेलर इंडिया का रेजिडेंट है। इस केस में नॉन रेजिडेंट बायर है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया में TDS काट के जमा करा सके, इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इशू करे कि नॉन रेजिडेंट बायर को ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। यदि इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांजैक्शन की जाती है, क्या सेक्शन 194Q के अंतर्गत TDS कटेगा? फ्रेंड्स सेक्शन 194Q ये कहता है कि यदि गुड्स परचेज की जाती हैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा की तो TDS एप्लीकेबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है और कस्टम टैरिफ एक्ट के अंतर्गत भी इसे गुड्स ही माना गया है। लेकिन यदि आप CBDT की क्लैरिफिकेशन देखते हैं जो कि सेक्शन 206C1H के अंतर्गत इशू की गई थी, उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट
जो कि ट्रेड किए जाते हैं पावर एक्सचेंज के द्वारा, उन्हें इससे एग्जम्पशन दी गई है, यानी कि टीसीएस से। इसी प्रकार सीबीडीटी टीडीएस से भी एग्जम्पशन दे सकती है, लेकिन इसके लिए अभी क्लैरिफिकेशन अवेटेड है सीबीडीटी से। क्या सॉफ्टवेयर की परचेज करने पे भी टीडीएस कटेगा? फ्रेंड्स, ये एक डिबेटेबल इशू है कि क्या सॉफ्टवेयर को गुड्स माना जाएगा या फिर सर्विस माना जाएगा। यदि सॉफ्टवेयर को सर्विस माना जाता है तो 194 क्यू की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स की परचेज पे एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन सेक्शन 194 जे या सेक्शन 195 के अंतर्गत टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो सकती हैं। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर को गुड्स परचेज माना जाता है तो उस केस में सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटने की लायबिलिटी बन सकती है बायर की। फ्रेंड्स, सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटते हुए बायर को प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या टीडीएस टोटल इनवॉइस वैल्यू पे काटना है जीएसटी को इंक्लूड करके। इसके लिए आपको सीबीडीटी के सर्कुलर रेफर करने हैं, जो कि सेक्शन 194 जे के अंतर्गत इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि इस केस में जीएसटी ऑन सर्विसेज को क्योंकि सेपरेटली इंडिकेट किया गया है टैक्स इनवॉइस में, इसलिए सर्विस के ऊपर जो जीएसटी लगा है उस पोर्शन को एक्सक्लूड करके टीडीएस काटना है। लेकिन ऐसा कोई सर्कुलर गुड्स के लिए नहीं इशू किया गया है। इससे पहले गवर्नमेंट ने सेक्शन 206C(1)H के अंतर्गत सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कि बताया था कि सेलर जब सेल कंसीडरेशन रिसीव करेगा उस वक्त उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो क्या उसमें से जीएसटी को एक्सक्लूड करके कलेक्ट करना है? इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया था कि ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है और टोटल सेल कंसीडरेशन जो रिसीव किया जा रहा है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अगर आप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं सेक्शन 194 क्यू में भी, तो वहाँ पे भी टोटल परचेज वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटना है इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन इसके लिए सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन अवेटेड है। यदि किसी कंपनी की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कोई गुड्स खरीदती है, क्या सेक्शन 194 क्यू की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी? फ्रेंड्स, सेक्शन 194 क्यू तभी एप्लीकेबल होगा यदि बायर सेपरेट है और सेलर सेपरेट है, यानी कि दोनों के पैन नंबर सेपरेट हैं। क्योंकि ब्रांच के केस में जो कंपनी का पैन नंबर है वो सेम होता है, इस प्रकार यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं है, एक ही कंपनी है, इसलिए सेक्शन 194 क्यू की प्रोविज़न ब्रांच ट्रांसफ़र के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी। यदि सेलर की मल्टीपल यूनिट हैं और परचेज़र उन डिफरेंट यूनिट से परचेज़ करता है, तो क्या जो 50 लाख रुपए की लिमिट देखनी है वो हर यूनिट के लिए अलग से देखनी है या सबको कंबाइन करना है? फ्रेंड्स, 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटना है जो कि पैन बेस्ड है। यदि व्यक्ति अपना पैन या आधार नंबर देता है तो 0.1% से टीडीएस काटना है, अदरवाइज़ 5% से। इस प्रकार यदि सेलर की मल्टीपल यूनिट है तो आपको सभी यूनिट की वैल्यू को टोटल करना है और देखना है कि यदि वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अकॉर्डिंगली उसका टीडीएस काटना है। क्या सेलर लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट या फिर नील टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है? फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत यदि सेलर का टीडीएस काटा जाएगा बायर के द्वारा, तो उस केस में सेलर सेसिंग ऑफिसर के पास नहीं जा सकता है कि उसका नील टीडीएस काटा जाए या इससे भी लोअर रेट से टीडीएस काटा जाए। यदि बायर के द्वारा टीडीएस नहीं काटा गया है लेकिन सेलर के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया है और इनकम भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दी गई है, क्या फिर भी बायर को सेसिंग डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है? इनकम टैक्स में प्रोविज़न दी गई है कि यदि डिडक्टर टीडीएस नहीं काटता है लेकिन पेई इस अमाउंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कंसीडर कर लेता है और टैक्स पे कर देता है, तो उस केस में डिडक्टर को सेसिंग डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। इस केस में डिडक्टर को चार्टर अकाउंटेंट से फॉर्म नंबर 26A के अंतर्गत सर्टिफिकेट लेना होता है कि पेई ने ये टैक्स पे कर दिया है। इस प्रकार बायर को सेसिंग डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा यदि सेलर इस परचेज अमाउंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता है और उस पर टैक्स पे कर देता है। यदि सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटा गया है तो उसे कैसे डिपॉजिट करना है? इस केस में देखा जाएगा कि क्या टैक्स पेयर का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होना है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिकली टीडीएस जमा कराया जाएगा, यानी कि चालान नंबर ITNS 281 में यह अमाउंट डिपॉजिट कराया जाएगा। और यदि कोई और डिडक्टर है वह टीडीएस को ऑफलाइन भी जमा करा सकता है, यानी कि RBI या SBI या ऑथराइज्ड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके, या फिर ऑनलाइन भी जमा करा सकता है।
यदि 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटा गया है तो उसे किस डेट तक जमा कराना है। इस केस में यदि गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा टीडीएस काटा गया है तो उस केस में देखा जाएगा कि यदि बिना इनकम टैक्स के चलान के ये पेमेंट की जा रही है तो सेम डे ये जमा कराना है, और यदि इनकम टैक्स चलान के साथ पेमेंट की जा रही है तो महीना ख़त्म होने के बाद 7 तारीख तक ये टीडीएस जमा कराना है। यदि कोई और डिडक्टर है तो उस केस में अप्रैल से फरवरी के लिए महीना ख़त्म होने के बाद 7 तारीख तक ये टैक्स जमा कराना है, और मार्च मंथ के लिए 30 अप्रैल तक ये टैक्स जमा कराना है। यदि सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटा गया है तो टीडीएस रिटर्न किस फॉर्म में फ़ाइल करनी है, किस डेट तक। इस केस में टीडीएस रिटर्न 26 क्यू में फ़ाइल करनी है। अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 31 जुलाई तक, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 जनवरी तक, और जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए 31 मई तक ये रिटर्न जमा करानी है। यदि कोई व्यक्ति टीडीएस रिटर्न डिले से फाइल करता है या नहीं फाइल करता है या गलत फाइल करता है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यदि कोई व्यक्ति टीडीएस की रिटर्न डिले से फाइल करेगा तो उसे 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। यह लेट फीस उसे टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले ही जमा करानी है। यदि कोई व्यक्ति टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर गलत फाइल करता है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। मिनिमम 10,000 रुपये की और मैक्सिमम 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, सेक्शन 194 क्यू में बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करने होंगे, जैसे कि गुड्स की डेफिनेशन क्या लेनी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेनी है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट से लेनी है या CGST एक्ट से लेनी है। यदि प्रोफेशनल की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है क्या उसे भी टीडीएस काटना होगा 194 क्यू के अंतर्गत। यदि वो गुड्स परचेज करता है 50 लाख रुपये से ज़्यादा, और परचेज वैल्यू जब 50 लाख रुपीज़ आप कैलकुलेट करेंगे क्या उसमें GST इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, और बायर की टर्नओवर जब कंसीडर करनी है तो क्या इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ GST कैलकुलेट करनी है। यदि कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस केस में एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। यदि बार्टर ट्रांजैक्शन है यानी कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु खरीदी जाती है तो उस केस में टीडीएस किस प्रकार कटेगा, परचेज वैल्यू कैसे कंसीडर होगी। उम्मीद करते हैं CBDTs के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन या सर्कुलर के द्वारा या FAQ के द्वारा क्लैरिफाई करेगी। फ्रेंड्स, सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत बायर के लिए चेक पॉइंट्स हैं। बायर के पास वैलिड टैन नंबर होना चाहिए यदि उसकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस केस में उसे कोई फ्रेश टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। बायर को ऐसे सप्लायर को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पे कि परचेज वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत चेक करनी होगी। उसके बाद टीडीएस काटना होगा ड्यू डेट से पहले। सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है 26 क्यू में, और उसके बाद फॉर्म नंबर 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं सप्लायर को। सेलर को भी कुछ चेक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, यानी कि सेलर को ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। पेमेंट एडवाइस इशू करनी होगी कस्टमर को ताकि दोनों ही पार्टीज़ को पता हो कि कितना टीडीएस कटेगा, कितना GST है, कितनी नेट पेमेंट की जाएगी। सेलर को रिसीवेबल लेजर क्रिएट करना होगा यानी कि TDS अंडर सेक्शन 194 क्यू, और सभी डिडक्शन की डिटेल मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा रिकन्सिलेशन बनाना होगा लेजर के साथ, फॉर्म नंबर 26AS के साथ, और जो TDS सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं पीरियोडिक बेसिस पर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।